नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। और बीएस टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे सियासत की, क्योंकि सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात करेंगे देश प्रदेश की सियासत की, साथ में बात होगी सियासत की, सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। तो इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं एक बार फिर से आपके सामने हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें उज्जैन का संदीपनी आश्रम, उज्जैन का ही नारायण धाम, धार जिले का अमझीरा धाम मंदिर और इंदौर के महू में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव शामिल है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 स्थानों को तीर्थ स्थल में किया जाएगा विकसित। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी पर हो रहा खास आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्योहार। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों पर जन्माष्टमी का विशेष आयोजन किया जाएगा। नारायण धाम उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ये श्री कृष्ण मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। नारायण धाम मंदिर में कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता के पेड़ों के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि नारायण धाम में ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा ने एकत्रित की थी। जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ पर नारायण धाम है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई, यानी गरीबी और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान। सरकार इस बार जन्माष्टमी के पर्व को विशेष तौर पर मनाने जा रही है। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से प्रेरित पावन भूमि है। मध्य प्रदेश में धार के पास अमझेरा स्थान है, जहां वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जाना पाव अपना वो स्थान है जहां पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 4 तीर्थ स्थलों की बात करें तो संदीपनी आश्रम वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, 64 गुणों को सीखा था। आश्रम में गोमती कुंड के नाम का तालाब भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र केंद्रों से पवित्र जल इकट्ठा किया था ताकि गुरु संदीपनी को पवित्र जल प्राप्त करने में आसानी हो। इस तालाब का पानी पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त तालाब का पानी घर ले जाते हैं। वहीं नारायण धाम उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ये श्री कृष्ण मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। नारायण धाम मंदिर में कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता को पेड़ों के प्रमाण के तौर पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि नारायण धाम ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं
जो श्री कृष्ण वासुदामा ने एकत्रित की थी। श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने पर बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो संकल्प लिया है, श्री कृष्ण पाथेय बनाया जा रहा है। जो 4 स्थल हैं, उज्जैन संदीपनी आश्रम, जो अमझरा और जनापाऊ, उन स्थानों को डेवलप किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है। भगवान कृष्ण एक चिंतन है, एक दर्शन है, एक विचार है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, और इसी बात को सरकार ने माना और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी सरकार भगवान कृष्ण के जो रास्ते हैं, उसे बताए गए पथ पर चल रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण पाथेय बनाया जा रहा है, जो 4 स्थल हैं, उज्जैन संदीपनी आश्रम, अमझरा और जनापाऊ, इन सब गो स्थल को डेवलप किया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा कदम है। हमने पहले भी 1.5 दर्जन के लोग जो हैं भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी हम समुन्नत करने का काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक कदम है। और भगवान कृष्ण तो एक तत्व है, एक चिंतन है, एक दर्शन है, एक विचार है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, और वो हमारे प्राण हैं। उसी बात को अभी मंत्र हमारी सरकार ने माना है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कहा भी गया है कि वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगवान कृष्ण के जो रास्ते हैं, जो उन्होंने बताया, उसी पथ पर चल रही है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा का कहना है कि त्योहार मनाएं और इसको धूमधाम से मनाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार असल मुद्दों पर काम करना ही नहीं चाहती। मध्य प्रदेश सरकार ने जो जनता से वादे किए थे कि बहनों को 3,000 दिए जाएंगे, किसानों को 3100 रुपए खरीदे की बात कही थी, आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जनता अपनी बारी का इंतजार कर रही है। सरकार असल मुद्दों पर आना ही नहीं चाहती। सरकार केवल धर्म की आड़ में अपनी करतूत को छुपाना चाहती है। देखिए, त्यौहार मनाएं और धूमधाम से मनाना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार असल मुद्दों पे कार्य करना ही नहीं चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, बहनों से जो 3,000 देने की बात थी, किसानों की 3100 रुपये की खरीदी की बात थी, आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जनता अपनी बारी का इंतजार कर रही है। सरकार असल मुद्दों पर आना ही नहीं चाहती है। सरकार केवल तबादला उद्योग में लगी हुई, थोक बंद लिफाफे, जिस तरीके से थोक के थोक सरकार तबादले कर रही है, तबादले में लगी हुई। जनता का ध्यान ही नहीं है सरकार का काम की ओर कि काम किए जाएं। सरकार केवल धर्म की आड़ में अपनी करतूतों को छिपाना चाहती है। आज मध्य प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है की स्थिति है, वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सरेआम जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार इन सब मूल मुद्दों से मुँह चुराती हुई सरकार धर्म की आड़ में अपना चेहरा छुपाना चाहती है। मध्य प्रदेश में ही अमचेरा धाम की जो विशेष कहानी है, मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान से माता रुक्मणी को हरण किया था, वो अमका झमका मंदिर धार जिले के अमचेरा में स्थित है। ये मंदिर 7000 साल पुराना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर रुक्मणी जी की कुलदेवी का था। वो यहाँ पूजा करने आया करती थी। सन 1720 से 1740 में इस मंदिर का राजा लाल सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक युग में इस स्थान को कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। रुक्मणी वहीं के राजा की पुत्री थी। इसके बाद मंदिर के नाम की वजह से इसे अमचेरा नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में जाना पावा भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इंदौर के महू के पास स्थित है, जहाँ विनम्रता श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था। जाना पाव वो स्थान है जहाँ कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण 12-13 साल के थे, तब परशुराम से मिलने उनकी जन्मस्थली जाना पाव गए थे। वहाँ परशुराम ने कृष्ण को उपहार में सुदर्शन चक्र दिया था। शिव ने ये चक्र त्रिपुरासुर वध के लिए बनाया था और विष्णु जी को दे दिया था। कृष्ण के आने के पास से ये उनके पास ही रहा। मध्य प्रदेश सरकार भगवान कृष्ण से जुड़े सब स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर भी पूरे प्रदेश में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने निकाली काट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 3 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। एम्प्लॉय को अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। सभी कर्मचारियों को मिलेगी पूरी पेंशन। डॉक्टर सोमनाथ समिति ने दिया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की हो रही थी मांग। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो इसे वे भी अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। 10 साल से कम सर्विस होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए होगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पर आधारित होगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। अगर किसी की 30 साल की सर्विस हो गई है तो उसे 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा मिलेगा। यह ग्रेजुएटी के अलावा होगा। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। Assured पेंशन का जो अमाउंट है that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। तो वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर कर्मचारी संगठन ने खुशी जाहिर की है। हमारी कई सालों से मांग थी जो अब पूरी हुई है। और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डियरनेस राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% उस पर डियरनेस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी
आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। बैठक ऐसे समय पर हुई जब दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में सभी राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए थे। बैठक के बाद शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चैलेंज है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2026 तक होगा खत्म नक्सलवाद, अब अंतिम प्रहार का वक्त। नक्सलवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज। 10 साल में टॉप 14 नक्सली कमांडर ढेर। नक्सलवाद पर लगातार प्रहार जारी। वामपंथ उग्रवाद के फंड पर हुआ प्रहार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा आधारभूत संरचना का विकास। मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस। छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ। सरेंडर पॉलिसी होगी अपडेट। छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार। एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर इसे ताकतवर बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का 100% सैचुरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो,
चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया, दोनों दृष्टि से। एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना, और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना, और दूसरा एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये तीन लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से के लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य, महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर, नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अमित शाह ने नक्सलवाद मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार के किए काम की सराहना की। कहा, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद में इन्होंने बड़ी शिद्दत से अच्छा काम किया है। देश की बात की जाए तो 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद प्रभावित है। यहाँ 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम ये अगस्त महीने तक हुआ है। अमित शाह ने बताया कि मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ फैसले लिए हैं। जो लोग वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, उनको साक्षर बनाया जाएगा, चाहे उनकी आयु कोई भी हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा। साथ ही शाह ने कहा कि तेंदुपत्ता की खरीदी की पॉलिसी में भी हम परिवर्तन करेंगे और इसके साथ साथ NIA के तर्ज पर SIA बनाकर इसे ताकतवर बनाएंगे। जो दोष सिद्धि का प्रमाण है उसे भी बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी को भी अपडेट कर रही है। 1-2 महीने में इसकी घोषणा होगी।
बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। नक्सल प्रभावित प्रदेशों के बीच इंटेलिजेंस इनपुट ट्रांसफर, नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को देना, नक्सलियों की फंडिंग सोर्सेस का पता लगाकर उसे रोकना, नक्सलियों पर सरेंडर को लेकर दबाव बनाना, नक्सलियों की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों की सरकारी मदद, सरेंडर नक्सलियों को रोजगार, रहने की सुविधाएं देने की बात, शहीद जवानों के परिवारों को सुविधा, रोजगार देने पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुनाव के समय नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की जनता याद आई। प्रदेश की जनता से कब तक आप झूठ बोलेंगे? 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को गुमराह कर रही है। देश का गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, लेकिन हमारा सवाल है, क्या आप पहली बार केंद्र में सरकार आप बनाए क्या? 10 साल से केंद्र में सरकार में हैं आप, ये तीसरी टर्म है आपका। आप यही बात 10 साल से बोलते आ रहे हो। छत्तीसगढ़ आने सिर्फ राजनीति करने के लिए, चुनाव को देखते हुए आपको नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की जनता याद आती है। पिछले 10 साल से यही बोल रहे हैं आप कि 2015 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2018 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2020 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2022 में आप नक्सलवाद खत्म करते हैं। कब तक आप झूठ बोलेंगे प्रदेश की जनता से? भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। शुरू में पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद यह आंदोलन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया। तो बात सियासत की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।